अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेसन नंबर 1 और 2 कवर किया था और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा लेसन कवर कर लें, क्योंकि बच्चों के यही मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम टाइम बहुत कम है, तो जितना जल्दी हो सके हम ना इस चीज़ को कवर कर लें। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो इस वीडियो में है वो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स को कवर कर लूँ। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो इसमें इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा वो ये था कि लीनियर और नॉन लीनियर का कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिनकी पावर जो है वो 1 होगी तो हमारे पास वो लीनियर होगी। जैसे आपने देखा कि वेरिएबल की पावर 1 है तो हमारे पास लीनियर है। ऐसी इक्वेशन जिनमें हमारे वेरिएबल की पावर जो है वो 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो ऐसी इक्वेशंस होती हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस। इसी तरह हमें वो एक एमसीक्यू दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि आप बताएं हमें इनमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर है। आपने देखा कि इसमें पावर 1 है तो ये हमारे पास लीनियर, इसकी पावर्स भी 1 है तो हम कहेंगे ये भी लीनियर। अब देखिए यहाँ दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन दोनों की जो पावर्स है वो 1 है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन लीनियर है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले को देख लें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक एक वेरिएबल है और जिनकी पावर जो है वो 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। इसी के साथ आगे चलते हैं। कहते हैं आपको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप इसमें से ना करेक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करें, ठीक है। वैसे आपको इक्वेशंस दी हुई हैं तो हमने क्या किया, हमने देखा कि इसमें हमारे पास वेरिएबल हैं 1 2 3, ठीक है। तो हमारे जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन, अब मैट्रिक्स बनाने के साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि मैट्रिक्स की जो राइट साइड है वो भी इंक्लूड नहीं करते जब मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ अपनी इक्वेशंस की वेरिएबल्स को ही काउंट करना होता है और उनके साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उनको। हमने देखा कि हमारे पास x1 है तो इसके साथ जो वैल्यू है वो 1 -1 और 1 -1 होनी चाहिए। हमने देखा कि ये इसके में क्या है, 1 है, -1 है, 6 है, मतलब हम कहते हैं कि ये वाला ठीक नहीं है, मतलब हमारी फर्स्ट इक्वेशन को ही वेरीफाई नहीं कर। 1 -1 1 -1। अब देखा ये इसे वेरीफाई कर ले। अब दूसरी इक्वेशन को देख रहे हैं, हमारे पास x1 जो है वो 1 है, x2 जो है वो 2 है उसके साथ, और 3 इसमें नहीं है तो उसकी जगह हमने 0 लगाना है। इसी के साथ तीसरी इक्वेशन देख लें तो इसमें हमारे पास x1 भी नहीं है, x2 भी नहीं है, तो जो 3 है उसके साथ 9 है। तो 1 और 2 ना होने की वजह से हमने उसकी जगह 0 लगा दिया, लास्ट पे आ गया 9। तो हम मज़ीद नहीं देखते, हम यहाँ ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है लीनियर इक्वेशंस है जो क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में पड़ी हुई हैं। आप इसे ना मैट्रिक्स फॉर्म में बताएं। कह रहा है मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, आपने इसको इक्वेशंस में बनाना है, लीनियर इक्वेशंस बनानी है इस मैट्रिक्स की। आपने क्या किया, देखा, हमने पता है कि मैट्रिक्स जब बनाते हैं इसमें 1 जो है इसको हमने कहा है ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये हमारी राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स होते हैं, जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ x1 क्या होगा, 1 होगा, x1 है मतलब 2 नहीं है, 3 नहीं है, और राइट साइड पे आ गया इक्वल के 2। अब 1 नहीं है, 2 की जगह x2 है, उसके साथ 1 लगा हुआ है, यहाँ हम 1 कंसीडर कर लें। 3 नहीं है, 4 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 1 लगा हुआ है। इसमें x1 भी नहीं है, 0 है, x2 भी 0 है, और 3 जो x3 है वो है 1, मतलब हम कहेंगे यहाँ x3 है और इक्वल की दूसरी साइड पे है 4। मुझे लगता है ये आपको मैट्रिक्स अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने एक मैट्रिक्स की इक्वेशंस कैसे बनानी है। दूसरा मैट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह का है, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपको स्क्रीन पे जो है ना वो क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आपने जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस आंसर के साथ ज़रूर मैच करना है कि वो मैच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। उससे आगे चलते हैं।
कह रहा है आपने बताना है कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे। कंसिस्टेंस में हमारे किसी भी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन वेरीफाई करेगा और इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन वेरीफाई ही नहीं करेगा। अब आपने एक चीज़ देख लें, एक बंदा कमिटेड है, ठीक है, और एक सिंगल बंदा जो किसी के साथ कमिटेड ही नहीं है। जो कमिटेड है उसका कोई सॉल्यूशन है, उसको हम कहेंगे वो कंसिस्टेंट है। जो कमिटेड नहीं है, सिंगल है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। जैसे हम अगर अपने क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो आपने ये याद रखना है कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दे रहा है तो वो हमारे पास कंसिस्टेंट हुआ। ठीक है, अगर वो वैल्यूज़ ही नहीं दे रहा, मतलब दोनों मैट्रिक्स या दो इक्वेशंस जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ ही नहीं दे रही, तो हमारे पास वो इनकंसिस्टेंट होगा। चलें फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब आगे आ जाता है कि आपने इसी इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, जैसे इधर 2 है, वाई की जगह के साथ 1 है, मैंने वैसे लिख लिया। राइट साइड पे हमारे पास 1 है, -1 -7 और 3। आगे आ जाता है, हमने क्या किया, इसमें रो ऑपरेशन किया। मैंने एक चीज़ जो है वो सबके साथ साथ लिखी है ताकि आपको रो ऑपरेशन करते हुए कोई मसला ना हो। कह रहा है कि सबसे पहली बात है कि हमारे पास यहाँ 1 आना चाहिए। अच्छा, आगे आ जाता है कि हम इसमें रो ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो आपने याद रखना है, ये जो फर्स्ट वाली एलिमेंट होता है, नंबर होते हैं, इसकी जगह हमने 1 लेके आना होता है। हमने क्या किया, इस रो 1 में रो 2 को ऐड किया। ठीक है, रो 1 में रो 2 को ऐड किया, तो आप देखें इसके साथ माइनस था, तो जब मैंने ऐड किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। इसी के साथ देखें, रो 1 क्या है, 1, और इसमें से भी ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो साइन चेंज करके माइनस ही कर देगा उसको। अब देखिए मैंने इसके साथ प्लस लिखा, क्यों लिखा कि हम कह रहे हैं कि रो 1 में रो 2 को ऐड करना है, तो ये 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। मैंने आगे इसको सॉल्व करके भी लिखा है कि इसमें से करेंगे तो 1 रह जाएगा, इसका आंसर -6 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, बाकी 2 वाला वैसे का वैसा ही रहेगा। उससे आगे चलते हैं, मैंने किया है आगे। अब पहली बात है, आप एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर आपके यहाँ 1 आ गया है तो नीचे आपने 0 लेके आना है इसके। तो आपने क्या किया, इसी रो 1 में रो 2 को ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखें कि आपके पास रो 1 में क्या है, 1 है, तो आपने इधर आगे ऐड किया। रो 2 में पहले -7 था, ये इधर आके प्लस होगा, तो प्लस माइनस माइनस होकर -6 आ जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ तो आंसर आ गया 0। इन दोनों को माइनस किया, मतलब ऐड हो जाएंगे तो -13, इनको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई। अब एक अगला स्टेप जो है वो आपने याद रखना है कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब दूसरा स्टेप होगा कि आगे 0 के बिल्कुल सामने आपका 1 आना चाहिए। तो आपने क्या किया, 1 लाने के लिए इसी को -13 पे डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि रो 2 को मैंने -13 पे डिवाइड किया ताकि यहाँ आंसर जो है वो 1 आ जाए। जैसे मैंने रो 2 को कंप्लीट 13 पे डिवाइड किया, -13 पे, तो ये तो 0 हो गया, इसकी जगह 1 आ गया, तो ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अब यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब उससे अगला स्टेप होता है कि बिल्कुल इसके ऊपर भी आपका 0 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि रो 2 को जो है वो मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। अगर मैंने इसको 6 के साथ किया तो +6 आ जाएगा, और उसी 6 को मैंने ऊपर ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं 6 के साथ ऐड करूँगी और ये वाला भी है। अब देखो मैंने बड़े सिंपल तरीके से इस चीज़ को लिखा है कि मैं रो 1 में 4 में ये वाली रो को ऐड कर रही हूँ, लेकिन 6 के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। मैंने इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं और बच्चे समझते हैं कि वो पता नहीं कितने ज़्यादा स्टेप हैं, तो इस वजह से बच्चे कन्फ्यूजन में आने की वजह से शॉर्टकट को ढूंढते हैं, लेकिन आंसर उनका फिर भी नहीं निकलता। कोशिश करें कि इस चीज़ को खुद समझें। अगर नहीं समझ आ रही तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो मेरा आ गया 10/13 अब देखें आपके पास x और y वेरिएबल की वैल्यूज़ आ रही हैं, बाकी तो मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, यहाँ आप समझ ली x है, x आ जाएगा 10/13 की, और y आ जाएगा यहाँ
7/13 के, -7/13, लेकिन यहाँ x 0 है, यहाँ y 0 है, इस वजह से मैंने जो है ऊपर में y ऐड नहीं किया। तो मैंने कहा कि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ। अगर x और y की वैल्यूज़ नहीं आती, ठीक है, या ये चीज़ 0 हो जाती है तो हम कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है। अब इसी के साथ दूसरी एग्जांपल को देख लें। मैंने इसे भी ऐसे ही सॉल्व किया, मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि मैंने इसे कैसे कैसे किया। अगर मैं इसको इस तरह लिखती हूँ तो इसी तरह मैं इसको ऐड करके भी बता देती हूँ ताकि आपको करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अब देखें, इसे भी मैंने 2 पे डिवाइड किया, उसके बाद हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ था 3, यहाँ 3 है, सॉरी मैंने लिखा नहीं है इधर, तो इधर मैंने लिख दिया 3 था, ये वाला 3, यहाँ भी 3 ही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैंने यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ मतलब 2 पे डिवाइड किया तो ये सारी चीज़ ये 1 1 हो गई, बाकी वाली वैसे ही आ गई। अब मैंने अगली बार बताई थी कि यहाँ 0 आना चाहिए, 0 आने के लिए मैंने इसको 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो ये 0 हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 करना चाहा लेकिन इसी के साथ दूसरी चीज़ भी 0 हो गई, तो मैंने कहा कि मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन तो बन रही है, एक्स भी है, वाई भी है और इक्वल भी आ गया, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन में से मेरा कुछ निकल नहीं रहा, मतलब 0 हो गई। तो ऐसा 2 इक्वेशन मतलब होना तो ऐसे चाहिए था कि पहले में से x निकले, दूसरे में से y, तो फिर तो ये कंसिस्टेंट हुआ। लेकिन हमारी फर्स्ट इक्वेशंस जो है वो दोनों वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन सेकंड इक्वेशन 0 हो चुकी है, तो हम ये कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब उससे आगे आ जाता है कि आपके पास एक लीनियर सिस्टम है, आप बताएं कि वो लीनियर है या नहीं है, ठीक है। आपको उसने 2 इक्वेशंस दी हैं और दोनों में कर रहा है एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है। मैंने एक्स की वैल्यू को पुट किया फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो आपने एक्स की जगह 3 लगा लिया, वाई की जगह आपने 1 लगा लिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 0, लेकिन वो 1 नहीं आ रहा। अगर मेरा 1 आ जाता तो मेरा वो लीनियर सिस्टम को वो इक्वेशन ने वेरीफाई कर देना था। अब देखिए मेरा आंसर 1 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो मतलब ये वेरीफाई नहीं कर रही। मैंने दूसरी में पुट किया, मेरा आंसर 13 आ रहा है, लेकिन ये इक्वल की दूसरी साइड पे 3 था, तो ये भी वेरीफाई नहीं कर रही। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं वो एक लीनियर सिस्टम को जो है वो वेरीफाई नहीं करती, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलें आगे हम करते हैं कि कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट वाला ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह है। आपने इनकी प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। जहाँ से समझ ना आए वहाँ से पूछ लीजिएगा। मैंने इसमें भी रो ऑपरेशन ही किया है। एक क्वेश्चन में जो है वो मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू को उसने आइडेंटिफाई कर दिया था, तो मैंने कह दिया ये कंसिस्टेंट है। यहाँ वो देखें नीचे वाली सारी की सारी 0 हो गई थी, तो मैंने कहा ये इनकंसिस्टेंट है। अब इससे आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। अब बहुत से बच्चों का ये सवाल था कि मैम ये समझ नहीं आ रही एचुलन और रिड्यूस एचुलन फॉर्म को हम कैसे करें। एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, एचुलन का आपने एक कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है कि एचुलन फॉर्म में होता ये है कि आपने एक फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट यहाँ 1 है, ये शुरू में आ गया, यहाँ हो भी नहीं सकता। यहाँ कई मैट्रिक्स में ऐसा होता है, यहाँ 6 है, 1 है, 2 है, उसके बाद ये 0 है, 3 है, 2 है, 1 1 4 है, यहाँ हो सकता है यहाँ 0 0 है, ठीक है। कहता है हम इसमें कहेंगे कि लीडिंग एलिमेंट ये है, मतलब हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स में जहाँ 1 होगा वो लीडिंग एलिमेंट होगा। अब कहता है इसके बाद आपने देखना है कि इसके आगे 0 कितने हैं। आपने देखा यहाँ कोई 0 नहीं है, ठीक है। दूसरी में कहता है दूसरी रो में इससे ज़्यादा 0 होने चाहिए। अगर पहली में नहीं था तो दूसरी में 1 आ गया, ठीक है, और तीसरी में देखा तो उससे ज़्यादा हो गए, मतलब 2 हो गए। तो हमने कहा कि ये हमारी एचुलन फॉर्म हो गई। अब रिड्यूस एचुलन फॉर्म में फ़र्क ये होता है कि रिड्यूस एचुलन फॉर्म में आप एक बेसिक फ़र्क याद रखेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में आ रहे हैं 1 1, ठीक है, लेकिन बाकी सारा का सारा जो मैट्रिक्स है वो 0 0 होगा, तो वो हमारे पास रिड्यूस एचुलन फॉर्म होगी। अब इसी को हम समझते हैं। जैसे वो कह रहा है आप मुझे बताएं कि इसमें एचुलन फॉर्म कौन सी है। आप देखिए कि आपका लीडिंग एलिमेंट ये है, इसके बाद इससे आगे 0 कोई नहीं है, लेकिन दूसरे में देखा तो इससे 2 0 आ गए, ठीक है, लेकिन तीसरे में देखेंगे तो इससे ज़्यादा हो गए 3, तो मतलब हम इसे कहेंगे कि ये हमारा एचुलन फॉर्म है। अब इसी को देख लें, होता है ये है कि कभी कभी 0 नहीं होते, मतलब आप ये भी कह सकते हैं
कि आपका वो एचेलन फॉर्म ही ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिड्यूस हो या एचेलन हो, कभी कभी नहीं होती, दोनों में से कोई भी वेरीफाई नहीं करती। आप देखें यहाँ ये तो हमारा हो गया जी लीडिंग एलिमेंट, यहाँ ये 1 हो गया, कहते इससे आगे 0 नहीं है। दूसरे में मैंने देखा तो सबसे ज़्यादा 0 थे, सारे के सारे ज़्यादा 0 थे। अब तीसरे में देखा तो 0 कम हो गए, तो मैं कहूँगी ना तो ये रिड्यूस है, ठीक है, और ना ये एचेलन फॉर्म है। अब मैंने रिड्यूस एचेलन फॉर्म का एक कंसेप्ट दिया था कि रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास 1 1 होगा, बाकी सारा का सारा मैट्रिक्स 0 होगा, तो हम कहेंगे ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म है। इससे आगे कहता है कि आपके पास एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है जिसमें एक वेरिएबल z 0 होना चाहिए। आपने इसी की इक्वेशंस बनाएंगे, जैसे हम कहेंगे ये x है, ये y है और ये z है, और इसी के साथ ये जो है इक्वल की राइट साइड पे 7 लिखा हुआ है। आप मैंने x y z लिखा, आप x1 x2 x3 भी लिख सकते हैं या कोई और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने x y z लिखा तो आप भी x y z ही लिखें। दूसरे मैट्रिक्स में देखा तो आपके पास x नहीं है, y था, y और z था, लेकिन इक्वल की साइड पे क्या है 9 है। अब यहाँ क्या है वो लास्ट में बता रहा है, खुद ही कह रहा है कि z 0 है, तो लास्ट पे z 0 हम कंसीडर कर रहे हैं, वो हमें गिवन है। हमने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में क्या किया, z की जगह 0 लिखा, बाकी x की वैल्यू y की वैल्यू निकालने, ये 0 हो जाएगा, 2y है और 9, ये 2y इधर आ जाएगा, 9 इस साइड पे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। इसको मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लिया, अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब मेरे पास आ गई है z की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। अब मैंने फाइंड करनी है x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में यही वैल्यूज़ को पुट किया। आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x नहीं है, और इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी ऑलरेडी 0 थी। हमने क्या किया, यहाँ y की जगह वैल्यू लिख ली, z की जगह उसकी वैल्यू लिख ली। इसके बाद 2x प्लस इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा ये आ गया। 7 जो इस साइड पे था वो वैसे का वैसे रहेगा, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। आपने देखा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको ला के इधर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। इसी के साथ आगे चलते हैं। कह रहा है आपने अप्लाई करना है रो ऑपरेशन, ठीक है। रो ऑपरेशन अभी मैंने आपको ऊपर समझाया भी है कि रो ऑपरेशन, लेकिन कहते हैं आपका रिड्यूस एचेलन फॉर्म में लेके आना उसको। तो आपको पता होना चाहिए कि रिड्यूस एचेलन फॉर्म में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में 1 1 आना चाहिए, बाकी सारी आइडेंटिटीज़ को हम 0 करेंगे। तो इसी को देख लेते हैं। मैंने अपनी रो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ 1 आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको सारी को 3 पे डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ 1 आ जाए। 1 आ गया। इसके बाद आगे जो है मैं इसके नीचे जो है वो 0 लेके आना चाहती हूँ। मैंने क्या किया कि रो 2 में से रो 1 को माइनस किया, तो मेरे पास रो 2 में से ला के रो 1 को माइनस कर दिया हर एक को, तो ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया, और इसी के साथ ये आगे वाला 0 हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। मैंने कहा था उससे नीचे भी 0 होना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि 3 में से 4 को रो 1 को 4 के साथ, मतलब रो 1 इस रो को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके अंदर से माइनस कर लेंगे 3 में से। इसी तरह मैंने इसको लिख भी दिया है ताकि आपको मुश्किल ना आए कि कैसे हो रहा है। मैंने माइनस किया, उसके बाद जो आंसर आ रहा था उसके वहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो है हमारा अगला ये था कि इस जगह पे भी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको -7 के ऊपर मल्टीप्लाई किया ताकि डिवाइड किया ताकि यहाँ 1 आ जाए। तो मैंने डिवाइड करने के बाद आंसर हमारा यहाँ 1 आ गया था। अब आगे आ जाता है, ये 2 चीज़ें अभी हमारे पास जो है वो भी 0 होनी चाहिए थी। मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, रो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और इसको मैंने रो 1 में से माइनस कर लिया, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आपको मसला ना हो। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। ये भी 0 हो गया, अब ये भी 0 होना चाहिए। मैंने रो 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो उसको 1 से माइनस करेंगे। इस पूरी रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 होगा, इसको ऊपर जाकर माइनस कर दोगे, तो यहाँ भी जो है वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ तक हमारा जो है वो क्लियर हो गया। चलें इसी के साथ जो है ना हम आगे चलते हैं। कहते हैं फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने याद रखना है जब वो जनरल पूछेगा तो आपने इसको इक्वेशन बना के एक्स वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लें, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसी की इक्वेशन बनाएंगे। आपको पता है यहाँ x है, यहाँ y है, और ये इक्वल की दूसरी साइड होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया,
यहाँ लिख लिया x जो है वो है 1 और इसी के साथ y जो है वो भी 1 है और इक्वल की दूसरी साइड पे है 3। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। x जो है वो है 3 और y के साथ है 2 और इक्वल की दूसरी साइड पे है 1। अब आप क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस में से माइनस करें या प्लस करें ताकि आपका जो है ना एक्स वाई की वैल्यू आ जाए। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। अब आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब कह रहा है मैंने सब्ट्रैक्ट करना है इसको सेकंड इक्वेशन से। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई है। मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को ऊपर लिखा, सेकंड इक्वेशन को नीचे लिखा, दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। जैसे इधर लिखा हुआ है प्लस वाला 3x और इधर लिखा हुआ है प्लस वाला 2, हमने इसके नीचे माइनस लगा दिया ताकि साइन चेंज हो जाए। अब ये साइन चेंज हुए तो ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 3 है प्लस का और -2 है, आप माइनस करेंगे तो y आ जाएगा। अब 9 में से 1 निकालोगे तो 8। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमने इजीली, आप इसमें 3 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट कर सकते हैं, किसी में भी पुट करके अपनी x की वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ा और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जहाँ y था उसकी जगह मैंने 8 लिख दिया इज इक्वल टू 3। ये इधर प्लस के उधर जाके माइनस का हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। तो इसी तरह ये एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का है, जिसमें आपके पास x क्या है लेकिन y जो है वो 0 है, इक्वल की दूसरी साइड पे भी 0 है। इसमें x भी 0 है, y है और इज इक्वल टू 0 है। हमारे पास x ऑलरेडी क्या है 0, y तो ऑलरेडी 0, यहाँ ना भी लिखते तो कोई मसला नहीं था। यहाँ 0 है तो मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ भी यही चीज़ लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू। हमने कह रहा है कि एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है जो प्लेन में हो। तो प्लेन में क्या होती है, ऐसी वेक्टर इक्वेशन जिसमें हमारे पास तीनों एक्सिस लाई करते हैं। और पैरामीट्रिक इक्वेशन कह रहा है मैंने आपको दी हुई हैं। देखा कि हमारे पास 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। मैंने इसको एक प्लेन में रखा, मतलब तीनों को एक साथ लिखा, तो क्या होगा, x y और z तीनों की मैंने लिख ली। अब देखिए इसमें से कांस्टेंट क्या है, इसमें है कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, t1 को अलग कर लेंगे, t2 को अलग कर लेंगे। कांस्टेंट है 1 4 7, 1 4 7 मैंने लिख लिया। t1 क्या है, इसमें है -2 और इसमें है -5 और इसमें है -8, मैंने तीनों को लिख लिया। t2 है 3 t2, यहाँ है 6 t2 और -9 t2। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है, वो कह रहा है मुझे आपने बताना है x और y और z जो है इनके पॉइंट्स बताने हैं। हमने देखा कि यहाँ हमारे पास जो है t1 और t2 जो है वो पॉइंट्स तो दे रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स हमारे यही होंगे जो फर्स्ट पे हैं। ठीक है, आपने ये कंसेप्ट जहन में रखना है, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये पैरामीट्रिक्स के कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम कहेंगे जो हमारी प्लेन है वो पास थ्रू जिन पॉइंट से वो कर रही है 1 4 7 है। इसे आगे आ जाते हैं, हमारे पास कह रहा है R2 फेस है। ठीक है, तो R2 फेस में एक जो पॉइंट है वो पास थ्रो कर रही है 1 3 पॉइंट से और वो पैरेलल है एक वेक्टर के। आपने याद रखना है R2 फेस ऐसी फेस जिसमें हमारे पास x और y वेरिएबल होता है। ठीक है, R2 फेस उसे बोलते हैं। हमारे पास x और y वेरिएबल आ गया, कहता है उसी के साथ उसने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 3। इसका फार्मूला है कि हमने हाँ इक्वल रखना है x इज इक्वल टू वो पॉइंट्स और अपने वेक्टर्स को टाइम्स के साथ। ठीक है, तो क्या किया मैंने, अपने उसी पॉइंट्स को लिखा, वेक्टर को लिखा, जिसको मैंने अरेंज किया एक कॉलम मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, अभी इसी के साथ आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाता है, कहता है आपने लीनियर कम्बिनेशन है ऑफ वेक्टर्स का। आपने दो वेक्टर्स को कम्बिनेशन करना है और एक वेक्टर लिखना है ए वाला। ठीक है, अब आपको कह रहा है आप ये याद रखेंगे कि a इज़ इक्वल टू जैसे उसने दिया हुआ है, ये हमारे पास x है और ये y है। ठीक है, और ये x और y की उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या
किया कि 2 लिखा, x की जगह इसको मैंने कॉलम मैट्रिक्स में लिखा है 1 0 और y को मैंने लिखा 0 1। और ये 3 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये अगर इसी को मैं देखूं तो ये हमारे पास x है और ये y है, इन्हीं पॉइंट्स को। तो हमारे पास फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ ऐड कर लिया, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ ऐड किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 3 2। ठीक है, तो सो हमने इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें कह रहा है कि मैंने आपको A1 A2 और B की वैल्यू दी हुई है, आपने मुझे फाइंड करके देना है B, एक नया B फाइंड करना है। वैसे एक B आपको दिया हुआ है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इसके इक्वल लेके आना है, या एक नया फाइंड करेंगे हम लोग, जिसको आपने एक लीनियर कम्बिनेशन बनाना है A1 का और A2 का, दोनों को कंबाइन करके हमने एक न्यू B जो है वो क्रिएट करना है मैट्रिक्स के अंदर। तो आपने एक फार्मूला देखा होगा कि हमारे पास A1 है, x1 है प्लस A2 प्लस x2 और इज इक्वल टू B की को रखेंगे। हमने इक्वेशन बनाएंगे, A1 x1 को अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया x1 फर्स्ट वाला लिया प्लस इधर भी x2 और इज इक्वल टू रख लेंगे 3। इसी तरह हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले नंबर के साथ, इसी के भी सेकंड वाले नंबर के लिखेंगे -5x2 इज इक्वल टू -4। इसी तरह 3 को देख लें, x -3x1 -2x2 इज इक्वल टू 6। इसके बाद हम इसके ऊपर एक जो है ना मैट्रिक्स लिख लेंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद हम लोग इसके ऊपर रो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। आप रो ऑपरेशन के अलावा भी आपने x, y और z की वैल्यू जो है यहाँ, मतलब अगर आप देख लें वेरिएबल आपका x1 है और x2 है, तो आपने x1 और x2 मतलब जो है एक नया मैट्रिक्स फाइंड करना है, जिसमें x1 और x2 की जो वैल्यू है वो आप फाइंड करेंगे। आप इक्वेशंस बना के भी इसके में x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें रो ऑपरेशन लगाएं, इसका मैट्रिक्स बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको जो इजी मेथड लगता है। मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख लीजिए, जो बेहतर लगे आप वो कर ले। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको 1 बनाना था, 1 ये ऑलरेडी था, इसके नीचे 0 आने चाहिए थे, तो मैंने 0 आने के लिए ये रो ऑपरेशन जो है वो इस पर अप्लाई किया, यहाँ 0 आ गए। फिर मैंने इससे अगला काम करना था कि यहाँ 1 आना चाहिए, मैंने इसी पूरी रो को -7 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया। फिर उससे आगे चलते हैं, यहाँ भी 1 हो गया, लेकिन उसके नीचे ये वाला 0 होना चाहिए था, तो मैंने ये 0 बनाने के लिए रो 1 में से रो 2 को निकाला, ताकि ये ऊपर वाली चीज़ भी 0 हो जाए, और फिर रो 3 में से रो 2 को निकाला ताकि ये वाली चीज़ भी 0 हो जाए। तो मैंने देखा कि ये वाली चीज़ भी 0 हो गई, यहाँ तक जो है वो वहाँ हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद जो है ना वो 3 आपको वैल्यूज़ दे रहा है, जिसमें आप ये समझ लें कि आपके पास है x1, x2 और x3। आप देखेंगे, आपने पीछे एक मैट्रिक्स देखा था b का, आपके पास b की वैल्यूज़ आ रही थी 3, 1 2 3। इसी तरह कह रहा है हमारी x1, x2 और x3 की वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप सबका क्लियर हो गया होगा। उससे आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आपको उसने एक S और T मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है आप इसमें से B फाइंड करें, लेकिन आप ये बताएं कि वो स्पेन में है या नहीं है। आप स्पेन का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें कि स्पेन क्या होता है। कहते जैसे मैंने कंसीडर किया कि ये मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है, मैंने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और इसी के अंदर एक और स्पेस बनी हुई है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि इसको मैंने नाम दे लिया V का, और इसके अंदर एक और वेक्टर स्पेस बनाई है मैंने, जिसको मैं कहूँगी कि ये V का सबसेट है, मैंने इसका नाम दे दिया S का। ठीक है, तो कहता है इसके अंदर जो सबसेट होंगे उनको मैं कहूँगी, उनके लीनियर कम्बिनेशन को कहूँगी कि बेसिकली ये है हमारे पास स्पेन। ठीक है, यहाँ मैं कह सकती हूँ यहाँ और भी जो है ना वो सब वेक्टर्स पाए जाते हैं। अब स्पेन क्या होता है, इसी के लीनियर कम्बिनेशन से हमने एक और स्पेस बना ली। लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, A को हमने दिया V1 के साथ, A को हमने दिया V2 के साथ। यहाँ हम अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ B है, तो
तो हम कहेंगे कि बी को मैंने V1 के साथ दिया, बी को मैंने V2 के साथ दिया, तो मतलब एक नई स्पेस बन जाएगी जिसको हम कह रहे हैं स्पेन। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ आ गई होगी कि स्पेन किसे कहते हैं। मैंने क्या किया, तीनों को एक मैट्रिक्स में लिखा, तीनों जो हमारे पास मैट्रिक्स थे तीनों को कंबाइन। अच्छा, उससे पहले तो फिर जो है ये समझ लें कि हमने यहाँ इसको 1 लेके आना है। मैंने इस पूरी रो को 2 पे डिवाइड किया, क्यों किया, ताकि यहाँ 1 आ जाए। अब इससे आगे यहाँ 1 तो आ गया, लेकिन यहाँ जो है वो ओवर के फॉर्म में आ गए, लेकिन इससे कोई मसला नहीं होगा। उससे आगे ये है कि 1 के नीचे 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि रो 2 में से रो 1 को 8 के साथ -8 के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है। देखिए मैंने इसको -8 के साथ किया, तो -8 करने के बाद आपने इसमें से जो है वो माइनस करना है, ठीक है। मैंने किया जैसे रो 2 में देख ले 4 है, तो -8 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और रो 1 को भी मैंने साथ लिखा कि इसको -8 के साथ। मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बाद में ये 0 आ गया। अब उससे अगली चीज़ ये थी कि मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दिया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये इसकी कटिंग होने के बाद 4 आ गया है, और ये इसको जो है ना इसकी भी कटिंग होने के बाद ये जो वही स्टेप है जिसको मैंने और सिंप्लीफाई करके लिखा है। आप देखेंगे कि यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर जो है अपनी जो मैट्रिक्स है उसमें x और y की वैल्यू तो दे रहा है, और उसी के साथ इक्वल में 2 चीज़ें दे रहा है आपको। एक में एक के नीचे 0 0 हो गया। आपने पढ़ा था कि अगर यहाँ जो है पहली वाली रो एक x की वैल्यू दे, दूसरी वाली y की दे, तो हमारे पास ये कंसिस्टेंट होगी। अब देखिए यहाँ पहली वाली में भी उसने x और y दोनों को डिफाइन कर दिया, लेकिन दूसरी वाले में y दिया ही नहीं। हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, और ना ही हमारा b जो है वो स्पेन में से लाई कर रहा है। क्योंकि b की वैल्यू का अगर हम देखें तो वो है 5 और 15, और यहाँ जो आ रही है वैल्यूज़ वो है 5/2 और -5। तो हम कहेंगे ये स्पेन भी जो है वो लाई नहीं करता b को। इसी के साथ अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने जो फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हमारी MTH 501 के लास्ट पार्ट है प्रिपरेशन का, मिड टर्म का, और वो भी इंशाल्लाह वीडियो आज ही और जल्दी अपलोड कर दी जाएगी इसी चैनल पे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।